आज मैं विपक्ष को सुन रहा था और सुनते समय मुझे लगा कि झूठ बोलने के लिए इंग्लिश कला सीखनी चाहिए। तर्क को कुतर्क में बदलने के लिए कितनी क्षमता इन्होंने विकसित की है, कितनी कुशलता विकसित की है, इसका अंदाज मैं नहीं लगा पाया। अभिषेक मनु सिंघवी जी ने अपने उद्बोधन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि भारत का संघवाद 70 साल के अनुभवों के बाद परिवर्तित हुआ है। संविधान सभा की बहस की मैं चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन मैं जो वास्तविकता में हकीकत में इस देश में हुआ, इस सदन के माध्यम से इस देश को जानना पड़ेगा। उनकी याददाश्त को मैं पुनः जागृत करना चाहता हूं। जवाहरलाल नेहरू जी के शासनकाल में संविधान के जिस प्रावधान को डेड लेटर माना गया था संविधान सभा में, आर्टिकल 356, पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के पहले दौर में 35 बार और 80 से 84 तक में 15 बार यानी 50 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। नरसिम्हा राव जी के शासनकाल में और मनमोहन सिंह जी के शासनकाल में 12 और 11 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। राजीव गांधी जी के शासनकाल में 6 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। अपवाद में सिर्फ लाल बहादुर शास्त्री हैं जिनके शासनकाल में सिर्फ 1 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। जिस देश में चुनी हुई सरकारों को आप दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंकते रहे और इस सदन में बैठकर आप लोकतंत्र का प्रवचन कर रहे हैं। मैं उस मुद्दे पर नहीं बोलना चाहता हूं अधिक। मैं दूसरा प्रश्न उठाना चाहता हूं। क्या था? कृपया बैठकर। सभापति महोदय, जब मान्यता गलत हो जाती है किसी सिद्धांत की, रॉन्ग एजम्पशंस लीड टू द रॉन्ग कंक्लूजन। हम हाउस ऑफ एल्डर्स हैं, हमारी आयु चाहे कुछ भी हो, लेकिन पूरा देश यह अपेक्षा करता है कि कम से कम 25% हम दलीय सीमाओं से उठकर संविधान की बात करें, संसदीय जनतंत्र को समृद्ध करने की बात करें। देश हमसे अपेक्षा नहीं करता है कि उन मुद्दों पर जो राष्ट्रीय हित का मुद्दा है, जो दूरगामी रूप में कोई नहीं जानता कि 25 साल बाद दिल्ली में किसकी सरकार होगी, कोई नहीं जानता कि दिल्ली में जहां केजरीवाल साहब हैं वहां किसकी सरकार होगी। लोकतंत्र में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। यह देश तो रहेगा, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान रहेगा। मैं उस मान्यता की बात करना चाहता हूं। सिंघवी साहब, ये बोलना है कि पूरी दुनिया में जहां जहां फेडरल सिस्टम है, सभी देशों के पास राजधानियां हैं। प्लीज बैठ। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा से लेकर अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन, नाइजीरिया की राजधानी अबुजा, इथियोपिया, बेल्जियम, आप किस देश का नाम लेना चाहते हैं? इन सभी देशों की राजधानियों को 2 भाग में हम बांटते हैं, एक फेडरल डिस्ट्रिक्ट, दूसरा एक नेशनल कैपिटल टेरिटरी। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी में जो सरकार है उस पर कॉमनवेल्थ की सरकार, कांग्रेस की जो कानून है वो प्रिवेल करता है। वाशिंगटन डीसी, उसके पास तो अमेरिकन कांग्रेस में अपने प्रतिनिधि को भेजने तक का अधिकार नहीं। दिल्ली को तो 7 सांसद सदन में पहुंचते हैं। संजय सिंह जी उसी दिल्ली से राज्यसभा में आए। मैं एक प्रोफेसर रेखा सक्सेना के फेडरलिज्म पर जो एक अथॉरिटी है, उन्होंने दिल्ली को सब स्टेट कहा है। यह राज्य नहीं, सब स्टेट है। अब तक हमने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात कही, हमने डेमोक्रेटिक मोरालिटी की बात कही, लेकिन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए उन दोनों से अधिक महत्वपूर्ण जुरिडिक्शनल मोरालिटी होती है। यदि जुरिडिक्शनल मोरालिटी का उल्लंघन हुआ तो लोकतंत्र तो दूर रहा, फेडरलिज्म नहीं चल सकता है।
अलग अलग सरकारें अलग अलग राज्यों में अलग अलग समयों में बनती हैं, यही डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का वैशिष्ट्य है। और आने वाले जनादेश को स्वीकार करना, सहनशीलता के साथ सहर्ष स्वीकार करना हमारा कर्तव्य है। माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने हस्तक्षेप करते हुए क्या कहा? भारतीय जनता पार्टी का एक उदाहरण बता दीजिए जिस तरह से नमूद्रीपाद की सरकार को जवाहरलाल नेहरू ने हटाया, जिस प्रकार आंध्र प्रदेश केरल में 6 बार सरकारें कांग्रेस ने हटाई। सिद्धार्थ शंकर रे बंगाल के गवर्नर थे, 67 से लेकर 72 तक बंगाल में क्या हुआ? बंगला कांग्रेस सीपीएम सीपीआई की जो सरकार थी और गवर्नर के बीच जो युद्ध हुआ, बंगाल के लोग जानते हैं। सभापति महोदय, कभी कभी तथ्य ही आलोचनाएं बन जाती हैं, लेकिन मैं उससे आगे बढ़कर माननीय संजय सिंह जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि दिल्ली की सरकार दुनिया की सबसे बेहतरीन सरकार है। थोड़ा मैं इस पर प्रकाश डाल दूं। मैं इस पर बोलना नहीं चाहता था, कहिए तो मैं चुप हो जाऊं, कहिए तो मैं चुप हो जाऊं। यदि आप सुनने की क्षमता रखते तो बताता हूं। दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस गीता मित्तल और दूसरे जस्टिस हरिशंकर जी ने अपने जजमेंट में दिल्ली सरकार पर 2018 में क्या कहा था? करावल नगर के एक स्कूल में जहां 2600 छात्र हैं, वहां ना टॉयलेट की व्यवस्था थी, ना पानी की व्यवस्था थी। यह दिल्ली की सर्वोत्तम सरकार है जिसका संयुक्त राष्ट्र प्रशंसा करता है। मैं एक दूसरा उदाहरण दे रहा हूं। लाजपत नगर में, कालका जी में बी ब्लॉक में एक सरकारी स्कूल है। उस सरकारी स्कूल की मंजिलें जर्जर हो चुकी हैं, 500 छात्र हैं, कभी भी बिल्डिंग गिर सकती है। और दिल्ली सरकार ने 5 सालों में क्या किया? 511 करोड़ रुपए एडवर्टीजमेंट पर खर्च किया। मुंबई एडिशन के अंग्रेजी अखबार के फ्रंट पेज पर दिल्ली के स्कूल के रिजल्ट के विज्ञापन देने के पीछे दिल्ली सरकार की मंशा जो भी हो, मैं एक दूसरी बात करना चाहता हूं। 511 करोड़ में 2666 स्कूल के कमरे बन सकते थे। दिल्ली सरकार में अभी अरविंद केजरीवाल जी ने कहा राम राज्य लाना चाहते हैं। मुझे खुशी हुई राम राज्य का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन शराब का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से राम राज्य नहीं आता है, पानी के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से राम राज्य आता है। 24 साल की आयु को घटाकर 21 साल के लोगों को शराब पिलाकर, शराब की वैधानिकता देकर आप कौन सा राम राज्य दिल्ली में लाना चाहते हैं? मैं अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं। सभापति महोदय, यदि एक बात होती दिल्ली सरकार की तो मैं कहता, यदि दिल्ली सरकार की, मैं एक बार दिल्ली जल बोर्ड जर्जर हो चुका है। दिल्ली में 12 कॉलेजेस हैं जो दिल्ली सरकार से फुल्ली एडेड कॉलेज हैं। मैं उस कॉलेज की व्यथा बता रहा हूं। जब दिल्ली में कोरोना से संक्रमित लोगों के कारण, लॉकडाउन के कारण लोगों को वेतन देने की बात चल रही थी कि हर किसी को वेतन दिया जाए, तो दिल्ली के कुछ कॉलेजों का मैं आंकड़ा देना चाहता हूं। राजगुरु कॉलेज में 4 महीने तक लॉकडाउन में कर्मचारियों को, शिक्षकों को वेतन नहीं मिला, सफाई कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला, अदिति महाविद्यालय में वेतन नहीं मिला, महाराजा अग्रसेन कॉलेज में वेतन नहीं मिला, 12 कॉलेजों में वेतन नहीं मिला। जो मिला मैं बता रहा हूं, एक उदाहरण देना चाहता हूं। राजगुरु कॉलेज में आपके जमाने में नहीं मिला, जितना पैसा मिलना चाहिए था उसमें 23 करोड़ रुपया अभी तक कम मिला है। आप अनुमान लगाइए, वहां के सफाई कर्मचारी, वहां के सामान्य शिक्षक, उनका जीवन कैसे चल रहा होगा? सभापति महोदय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात कही, आपने उसका माखौल उड़ाया। देखिए,
हमारे झूठ बोलने से तथ्य नहीं बदलता है। इस देश में एक नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हुआ करता था। एनडीसी की मीटिंग हमारे विद्वान मित्र सिंघवी साहब बताएंगे कि साल में कितनी बार होती थी। एनडीसी की मीटिंग में मुख्यमंत्री इकट्ठा होते थे और सभी मुख्यमंत्रियों के बीच में प्रधानमंत्री और कुछ मुख्यमंत्रियों का भाषण होता था, इंटरेक्शन नहीं होता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 6 साल के शासनकाल में मुख्यमंत्रियों के साथ जो संवाद हुआ है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को जो लेजिटिमेसी दी गई है, उनके साथ संवाद हुआ है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वह नहीं है तो और क्या है। माननीय राकेश जी, बस मैं कंक्लूड कर रहा हूं। मैं विपक्ष को इतना ही कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय राजधानी की दिल्ली यह देश की अस्मिता का प्रतीक है। महाराष्ट्र, पंजाब, बंगाल, असम, पूर्वोत्तर सभी लोग यहां आते हैं। दुनिया के सभी भागों से लोग यहां आते हैं। हम दिल्ली सरकार के अधिकार को नहीं छीन रहे हैं। हम दिल्ली सरकार के अधिकारों में कटौती नहीं कर रहे हैं। हम दिल्ली सरकार के साथ जो यूनियन टेरिटरीज के रूप में जो व्यवस्था हुई थी, जो जुडिक्शनल मॉरलिटी का उल्लंघन हुआ था, उस उल्लंघन को समाप्त करते हुए कंक्लूड नाउ राकेश जी। हम फॉर्मलाइज, औपचारिकता पूर्ण फॉर्मलाइज कर रहे हैं। मुझे लगता है यदि कांग्रेस पार्टी आज निस्वार्थ में सिर्फ विपक्ष की एकता के नाम पर इस प्रकार का व्यवहार कर रही है, तो आने वाला इतिहास उनके पुराने विरासत के लिए तो दोषी ठहराएगा, वर्तमान के लिए भी दोषी ठहराएगा। इन 3 पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। कुपथ जो पथ दौड़ाते पथ निर्देशक हुए हैं, लाज लगाती जिनकी कृति से धृति उपदेशक हुए हैं। मूर्त दम गढ़ने वाले शील विनय परिभाषा, मरण रक्त मुख से देते जन को जीवन की आशा। दिल्ली की दंगा का इंजीनियरिंग करने वाले लोग आज हमें पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्र और संघवाद का उपदेश देते हैं, तो मुझे हंसी आती है। कृपया ऐसा ना करें, इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी का जवाब।